वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 4 रोटेशनल मोशन घूर्णन गति। और इस चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण, जिसे कैपिटल आई से लिखा जाता है। और फिर इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण से संबंधित दो प्रमेय, समांतर अक्षों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्षों का प्रमेय। फिर इसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी भौतिक महत्व, और फिर कुछ रेगुलर बॉडीज यानी नियमित आकृतियों के जड़त्वाघूर्ण जो कि यहाँ सिलेबस में है, तो उनकी स्टडी कराई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, not body. We know that body is composed of particles, यानी जो पिंड है वो पार्टिकल्स यानी कणों से मिलकर बना होता है। और हम यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइन कर रहे हैं वो पार्टिकल्स यानी कणों के लिए है। तो वस्तु के किसी कण का जड़त्वाघूर्ण कण के द्रव्यमान एवं घूर्णन अक्ष से उस कण की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो दूरी का वर्ग करेंगे और द्रव्यमान से गुणा करके लिख देंगे, और वो उस पार्टिकल का जड़त्वाघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो I इक्वल टू mr²। ये फार्मूला ट्रू है फॉर एनी पार्टिकल ऑफ मास m, किसी m द्रव्यमान के लिए या m द्रव्यमान के कण के लिए। m द्रव्यमान का कण है और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r है, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr², ये लिखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ये केवल पार्टिकल्स यानी कणों के लिए ट्रू है। तो किसी भी कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हम लिख सकते हैं, और ये केवल पार्टिकल यानी कण के लिए वैलिड है। तो हमें पूरे पिंड का निकालना हो, पूरी बॉडी या पिंड का निकालना हो, तो उसमें बहुत सारे कण होते हैं। तो इन सभी कणों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम अलग अलग निकालेंगे और उसका सम कर देंगे, तो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी पिंड का जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा। नाउ इफ एनी बॉडी ऑफ मास m, मास इज कैपिटल M टेकन ऑफ बॉडी, इफ एनी बॉडी ऑफ मास m इज रोटेटिंग अराउंड एक्सिस AB, मास बॉडी ऑफ मास कैपिटल M इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, let body is made of infinite teeny particles whose masses are m1, m2, m3 and so on and mn, and their distances from axis of rotation are r1, r2, r3 and so on rn respectively. then moment of inertia, माना कोई द्रव्यमान m द्रव्यमान का पिंड AB अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, और हम जानते हैं पिंड कणों से मिलकर बना होता है। तो ये जो m द्रव्यमान का पिंड है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3 एंड mn है, तथा घूर्णन अक्ष से इन कणों की दूरियां r1, r2, r3 एंड सो ऑन rn है। तब जड़त्वाघूर्ण, तो क्या क्या जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे? कण m1 का जड़त्वाघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m1, I1 इक्वल टू m1 r1²। सिमिलरली कण m2 का जड़त्वाघूर्ण या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m2, I2 इक्वल टू m2 r2²। कण m3 का जड़त्वाघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m3, I3 इक्वल टू m3 r3²। तो इस तरह से सभी कणों का जड़त्वाघूर्ण हम अलग अलग निकाल लेंगे। Hence movement of inertia of body about axis AB, अतः पिंड का अक्ष AB के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो अक्ष AB के परितः सभी कणों का जड़त्वाघूर्ण जो निकाला गया है उसका हम सम कर देंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन प्लस IN, तो ये जो सम आया ये बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सेम एक्सिस AB। तो इसको हम लिखेंगे, तो हम m1
R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Mn Rn स्क्वायर। तो इसको हम समेशन फॉर्म में लिख देंगे। आई इक्वल टू समेशन ओवर आई एम आई आर आई, जहाँ आई रेंज कर रहा है 1 to n। फॉर एनी पार्टिकल, किसी भी बॉडी के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग होता है। तो आई इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn Rn का स्क्वायर, या इसको समेशन फॉर्म में लिखें आई इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये देखते हैं किसी भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें स्थित जितने भी कण हैं बॉडी में उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालेंगे और उसको सम कर देंगे तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस कण के द्रव्यमान और घूर्णन से दूरी का वर्ग का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह से एम आर स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी कण का यानी पार्टिकल का होता है, और बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी में स्थित सभी कणों का के जड़त्वाघूर्णों का योग के बराबर होता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्चुअल सिचुएशन एंड डेफिनेशन हो गई। तो हम देखते हैं, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन बॉडी। अतः किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण इस पिंड में स्थित सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों के योग के बराबर होता है। यूनिट ऑफ आई, जड़त्वाघूर्ण का मात्रक kg मीटर स्क्वायर, एम एल स्क्वायर इसका डायमेंशनल फार्मूला है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी जड़त्वाघूर्ण, ये टेंसर क्वांटिटी है। तो ये ना स्केलर है ना वेक्टर है, टेंसर क्वांटिटी है यानी प्रदिश राशि। ऐसी राशि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी वैल्यू डायरेक्शन बदलने से वैल्यू बदल जाती है। तो इस तरह से ये हम प्रदिश राशि यानी टेंसर क्वांटिटी कहलाते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली या सिमेट्रिकल नहीं होती है, डायरेक्शन बदलने से इसका मान बदल जाता है और इसको हम फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, जड़त्वाघूर्ण निर्भर करता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा जड़त्वाघूर्ण भी उतना ही ज़्यादा होगा। पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस, घूर्णन अक्ष की स्थिति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घूर्णन अक्ष की स्थिति पर वस्तु का जड़त्वाघूर्ण निर्भर करता है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट रोटेशनल एक्सिस, घूर्णन अक्ष से वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करता है। तो एक्चुअली में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द्रव्यमान वितरण पर ही ज़्यादा निर्भर करता है। तो सेम द्रव्यमान की दो वस्तुएं ले लें, एक में द्रव्यमान वितरण ज़्यादा है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, तो इसकी रोटेशनल प्रॉपर्टीज पहले वाली वस्तु की अपेक्षा डिफरेंट हो गई। तो सेम द्रव्यमान की वस्तुओं में अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो भी हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग हो जाएगा और रोटेशनल प्रॉपर्टीज फिर अलग अलग आएंगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस ऑन चेंजिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी वस्तु का जड़त्वाघूर्ण घूर्णन अक्ष बदलने से जड़त्वाघूर्ण बदल जाता है। ऑल्सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस ऑन चेंजिंग मास अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी द्रव्यमान वितरण को परिवर्तित करने से या द्रव्यमान वितरण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष बदलने पर जड़त्वाघूर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंसी या निर्भरता हो गई। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण का भौतिक महत्व। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सेम टास्क इन इट्स रोटेशनल मोशन दैट मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज इन इट्स लीनियर मोशन। तो किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में करता है। तो घूर्णन गति में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल होता है जो मास का रेखीय गति में या लीनियर मोशन में होता है। बिकॉज मास ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्स इनर्शिया इन लीनियर मोशन, यानी पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में पिंड के जड़त्व को मापता है। इसी प्रकार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
इज आल्सो नोन एज रोटेशनल इनर्शिया विच दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पिंड का जड़त्वाघूर्ण घूर्णन गति में उसके जड़त्व को मापता है, इसे घूर्णन जड़त्व भी कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। यही घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण का भौतिक महत्व है। तो जड़त्वाघूर्ण का भौतिक महत्व घूर्णन गति में वही है जो लीनियर मोशन में द्रव्यमान या मास का है। तो रोटेशनल मोशन केवल मास पर निर्भर नहीं करती। रोटेशनल मोशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मास पर केवल निर्भर नहीं करती, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी निर्भर करती हैं। इसलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं जड़त्वाघूर्ण, और उस जड़त्वाघूर्ण से ही सारी रोटेशनल प्रॉपर्टीज या रोटेशनल इक्वेशंस डिराइव करते हैं। आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लगभग सारी रोटेशनल जो फार्मूले हैं वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव हो रहे हैं। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली on mass of object while moment of inertia of objects depends upon mass of object along with distribution of mass with respect to rotational axis। तो पिंड का जड़त्व पिंड के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जड़त्व केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि किसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण पिंड के द्रव्यमान के साथ साथ घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन इन पर निर्भर करता है, जबकि लीनियर मोशन में ऐसी कोई बंदिश नहीं है और हम मास के द्वारा ही सारी गवर्निंग प्रॉपर्टीज देखते हैं। रोटेशनल मोशन में हमें मास के साथ साथ मास डिस्ट्रीब्यूशन और रोटेशनल एक्सिस को भी देखनी पड़ती है। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी भौतिक महत्व हो गया। और हम यह भी जानते हैं कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² नहीं लिखेंगे। अब किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम उस बॉडी में स्थित सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों के योग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वाघूर्ण उस बॉडी का कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रेडियस ऑफ जाइरेशन घूर्णन त्रिज्या। रेडियस ऑफ जाइरेशन या घूर्णन त्रिज्या, इसको हम के से लिखते हैं कैपिटल के, और इसको परिभ्रमण त्रिज्या भी कहते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन घूर्णन त्रिज्या परिभ्रमण त्रिज्या इन नामों से जाना जाता है। ये है क्या, हम देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है किसी बॉडी का, सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग। तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे और इसको हम क्या करते हैं, बॉडी के मास इक्वल टू बॉडी के मास इंटू सम डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे। ये डिस्टेंस ऑलवेज फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये एक नंबर हो गया, मास भी एक नंबर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन मिलेगा उसके लिए एक के की वैल्यू अवश्य मिल जाएगी। तो इसका सेंस ये है कि बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी के मास और इस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी ऑफ मास m, किसी m द्रव्यमान के पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग होता है। तो ये इसका जड़त्वाघूर्ण सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग हो गया और इसको हमने बना दिया मास इंटू सम डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या होगा, तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं कि अब ये जो मास है यानी ये पिंड है, ये एक पार्टिकल की भांति किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² हो गया। ये के डिस्टेंस हम घूर्णन से मेजर करेंगे और वहीं पर इस जो हमारा पिंड है उसका संपूर्ण भाग या द्रव्यमान एक पार्टिकल की भांति यहाँ ट्रीट कर सकते हैं और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम m² निकाल सकते हैं। तो इस तरह से k की वैल्यू निकालेंगे I√I/m, ये k की वैल्यू हो गई। इसी k को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ होल मास ऑफ बॉडी वेयर कंसंट्रेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन वुड बी सेम एज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यानी किसी पिंड का किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या या
परिभ्रमण त्रिज्या घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिस पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। यहाँ पर यानी इस दूरी पर पिंड कण की भांति व्यवहार करता है या कण की भांति समझा जा सकता है और पिंड इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण इसके वास्तविक द्रव्यमान वितरण के समान होगा। तो यहीं इस पॉइंट पर हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वाघूर्ण निकाला जाए पिंड को कण मानकर, तो पिंड का जो जड़त्वाघूर्ण आएगा कण मानकर वो वास्तविक पिंड का जड़त्वाघूर्ण के बराबर होगा। किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा उस पिंड के द्रव्यमान का अनुपात का वर्गमूल उस पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या कहलाती है और हम जानते हैं k = स्क्वायर रूट ऑफ m I/m। So the square root of division of moment of inertia of any object around rotational axis and mass of object is called radius of gyration of that object relative to rotational axis। k = √I/m। किसी भी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके मोमेंट ऑफ यानी जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो स्क्वायर रूट है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान मास का। तो ये हम घूर्णन त्रिज्या हमेशा फाइंड कर सकते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो इस तरह से घूर्णन त्रिज्या या रेडियस ऑफ जाइरेशन वह दूरी है घूर्णन अक्ष से जहाँ पर हम पार्टिकल का द्रव्यमान यानी जो हमारा मास है यानी पिंड है इसका संपूर्ण द्रव्यमान इस पॉइंट पर केंद्रित माना जा सकता है। यानी इस पिंड को एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही एक्चुअल पिंड का इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरम्स रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण संबंधी प्रमेय। थ्योरम्स रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्णों से संबंधित प्रमेय। तो जड़त्वाघूर्ण से संबंधित प्रमेय, पहला थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्षों का प्रमेय। समांतर अक्षों का प्रमेय ये किसी भी बॉडी के लिए यानी किसी भी शेप के पिंड के लिए हम लगा सकते हैं। तो कोई भी बॉडी इसमें ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसमें हमें करना क्या है कि दो पैरेलल एक्सिस लेनी है और पहली जो एक्सिस है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र से पास होनी चाहिए। तो हम ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यानी समांतर अक्षों का प्रमेय लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। स्टेटमेंट ही सिलेबस में है तो स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी रिलेटिव टू एनी रोटेशनल एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी रिलेटिव टू पैरेलल एक्सिस दैट passes through its center of mass plus product of mass and square of perpendicular distance between two axes। किसी भी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्वाघूर्ण तथा उसके द्रव्यमान और दोनों अक्ष यानी समांतर अक्षों के बीच की दूरी के लंबवत दूरी बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो समांतर अक्ष हैं, इनमें से एक वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है और दूसरी इससे d डिस्टेंस पर स्थित है। तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस हो गई। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के राउंड मालूम है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड कैलकुलेट किया जा सकता है। यही समांतर अक्षों का प्रमेय है और इसको कैलकुलेट करने के लिए इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम मास ऑफ बॉडी इनटू ये डिस्टेंस और ऐड करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो md² और ऐड करेंगे ताकि इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। तो यही किया गया, IAB = ICM + md²। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके द्रव्यमान के केंद्र के अराउंड मालूम है तो इस जो एक्सिस है इसके समांतर कोई भी दूसरी एक्सिस होगी तो उसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। बस कितना प्लस करना पड़ेगा, बॉडी का मास इनटू जो उन पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है d का स्क्वायर। तो ये
यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये बॉडी के द्रव्यमान केंद्र से पास होने वाली अक्ष के परितः होना चाहिए, तभी हम किसी भी समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाल सकते हैं। दूसरा थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्षों का प्रमेय। तो हम समांतर अक्षों के प्रमेय के बारे में हमने देखा कि वो किसी भी बॉडी या वस्तु के लिए या पिंड के लिए लगाया जा सकता है, जबकि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्षों के प्रमेय को हम केवल समतल पटल यानी प्लेनर लैमिना के लिए लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यानी लंबवत अक्षों के प्रमेय को ये प्लेनर बॉडीज यानी समतल पटल के लिए ही इसको लगा सकते हैं। और इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या है कि ये जो प्लेनर लैमिना है यानी समतल पटल, इसमें स्थित इस प्लेनर लैमिना यानी समतल पटल में स्थित दो अक्ष हैं एक्स और वाई, और इनके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मालूम है आई एक्स और आई वाई, इस समतल पटल के लंबवत एक जेड एक्सिस मिलेगी जो कि इन दोनों एक्सिस के कटान बिंदु से पास होगी। तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो बस इनका सम कर देंगे, आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड मिल जाएगा। आई जेड क्या है? इस प्लेनर लैमिना के यानी समतल पटल के लंबवत एक एक्सिस है जो एक्स और वाई जो कि इस प्लेनर लैमिना के प्लेन में स्थित है, इनके कटान बिंदु से गुजरता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना विच इज एक्सिस जेड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई जेड is equal to sum of moment of inertia of lamina about two axes. Sum of moment of inertia of this lamina about two axes which are at right angle to each other, in its plane or plane of lamina and intersecting each other at that point where perpendicular axis passes through it. These axes are intersecting each other at that point where perpendicular axis is passing through it. किसी समतल पटल का उसके तल में ली गई, उसके समतल पटल का तल ये है, तल में ली गई दो लंबवत अक्ष एक्स और वाई हैं, तो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्वाघूर्णों का योग आई एक्स आई वाई, ये जो जड़त्वाघूर्णों का योग है ये एक्सिस इस प्लेनर बॉडी के प्लेन में ली गई हैं। तो समतल पटल के प्लेन में ली गई दो लंबवत अक्ष एक्स और वाई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई है, इनका योग इन अक्षों के कटान बिंदु से एक्स वाई अक्षों के कटान बिंदु ओ से जाने वाली तथा पटल के लंबवत जेड एक्सिस मिली, तो ओ जेड के सापेक्ष पटल के जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। तो आई एक्स और आई वाई आई जेड के बराबर है। आई जेड क्या है? इस पटल के लंबवत और एक्स वाई के कटान बिंदु से गुजरने वाली अक्ष। तो आई एक्स प्लस आई वाई इज ऑलवेज इक्वल टू आई जेड फॉर एनी प्लेनर लैमिना एंड आई जेड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेनर लैमिना। तो इस तरह से जो हमारा जेड एक्सिस है वो इस समतल पटल के लंबवत होना चाहिए और एक्स वाई जो एक्सिस हैं इस प्लेन में लाई कर रही हैं प्लेनर लैमिना के, उसमें उनके कटान बिंदु से जेड एक्सिस को गुजरना है, तभी ये फार्मूला ट्रू है। तो ये फार्मूला केवल समतल पटल के लिए लागू होगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे सब लोग। तो इस तरह से समांतर अक्षों का प्रमेय किसी भी बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ दोनों अक्षें समांतर होनी चाहिए और एक अक्ष कम से कम सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र से पास होनी चाहिए। जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में लंबवत अक्षों के प्रमेय में ये प्लेनर बॉडी यानी समतल पटल के लिए लागू होता है और एक्स वाई एक्सिस समतल पटल के प्लेन में होनी चाहिए और इनका जो कटान बिंदु है इससे और समतल पटल के लंबवत गुजरने वाली तीसरी अक्ष जेड एक्सिस होनी चाहिए और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप बॉडीज, यानी कुछ नियमित आकृतियों की वस्तुओं का जड़त्वाघूर्ण। तो यहाँ पर
नियमित आकृतियाँ, रॉड, डिस्क, स्फीयर और हॉलो स्फीयर एंड सिलेंडर, ये सब हम देखेंगे जो कि सिलेबस में है। सिलेंडर ऑलरेडी सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं, हो सकता है सिलेंडर पर क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पर जितनी भी आकृतियाँ पढ़ाई जा रही हैं वो सभी लगभग सिलेबस में हैं, तो उनकी स्टडी करेंगे। तो पहली जो रेगुलर शेप है यानी नियमित आकृति है वो थिन रॉड, पतली छड़। तो थिन रॉड या पतली छड़, फॉर एग्जाम्पल हमारी पेन है, तो ये इतनी पतली हो जाए कि इसकी लंबाई की तुलना में चौड़ाई यानी रेडियस नगण्य हो जाए, तो उसको थिन रॉड कहते हैं। तो पतली छड़, इसके मिडिल पॉइंट, इस छड़ के मिडिल पॉइंट के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस तरह से छड़ मूव करेगी, रोटेट करेगी। तो ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा हम इसके छड़ के मिडिल पॉइंट से लेंगे। मिडिल पॉइंट पर ही इसका सेंटर ऑफ मास यानी ये गुरुत्व केंद्र पास हो रहा है। L/2 यहाँ लेंथ हो गई, L/2 ये लेंथ हो गई, अगर टोटल लेंथ L है तो हम मिडिल पर पॉइंट पर लेंगे। और इस क्षण का मास कैपिटल M है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इस सेंटर ऑफ मास और इसकी लंबाई के लंबवत जो अक्ष मिलेगी, ये एक्सिस, इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM = mL²/12। तो इस वैल्यू को याद कर लेंगे। ये सारे जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, केवल फार्मूले सिलेबस में है। तो फार्मूले सब स्टूडेंट इसको दिमाग में बैठा लेंगे। तो ये फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं या फार्मूले ही पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे। तो जो रेगुलर शेप हैं और एक्सिस, उनको ध्यान में रखकर फार्मूले याद करेंगे। और इन फार्मूलों का जो डेरिवेशन होता है वो इंटीग्रेशन मेथड से किया जाता है। स्मॉल एरिया का हम यहाँ पर लेते हैं, इस रॉड का कोई स्मॉल एरिया ले लेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी रॉड की लेंथ पर। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो हम इस फार्मूले को सीधे सीधे लिखेंगे। ICM यानी ये जो एक्सिस है इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12। तो mL²/12 हम इसको रिमेंबर कर लेंगे। और ये एक्सिस रॉड की लंबाई के लंबवत है और आधे यानी मिडिल में है। अब हम इसके किसी एक कॉर्नर पर चले जाएं रॉड के, ये एक्सिस AB है, तो इसकी यहाँ से जो ICM है इससे दूरी कितनी हो गई, L/2। और ये दोनों समांतर अक्ष हैं, तो समांतर अक्षों के प्रमेय से IAB = ICM + M और डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो L/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, mL²/12 + mL²/4। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mL²/3। तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस AB के अराउंड मिल गया। दूसरा शेप हम लेंगे रेक्टेंगुलर लैमिना, आयताकार पटल। रेक्टेंगुलर लैमिना या आयताकार पटल। तो आयताकार पटल हमारा ऐसा आयत हो सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन मोटाई नहीं है, मोटाई नगण्य है। तो हम इसको रेक्टेंगुलर लैमिना या आयताकार पटल कहते हैं। तो हम यहाँ पर दो एक्सिस लेते हैं, X और Y। ये दोनों एक्सिस क्या हैं, इस आयताकार पटल के प्लेन में हैं। तो इस रेक्टेंगुलर लैमिना के प्लेन में स्थित दो अक्ष X और Y, इसके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम आसानी से लिख सकते हैं। मान लेते हैं X एक्सिस इसकी चौड़ाई के आधे पर स्थित है, b/2। तो ये एज ए रॉड काम कर सकती है और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया X एक्सिस के अराउंड mB²/12। इसी तरह से यहाँ पर L/2 हो गया, तो Y एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12। तो mL²/12 यहाँ पर mB²/12 हो गया। दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जो कि इस रेक्टेंगुलर लैमिना के प्लेन में स्थित हैं। तो हम समांतर अक्षों के प्रमेय से यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाकर इस Z एक्सिस जो कि इस X और Y के कटान बिंदु से जाती है और इस रेक्टेंगुलर लैमिना के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, तो इस Z एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX + IY सम कर देंगे। तो हमने सम कर दिया, यह आ गया mL² + B²/12। तो ये तीन फार्मूले हमारे रेक्टेंगुलर लैमिना आयताकार पटल के लिए आ गए। तो इनका हमने देख लिया कि ये आते कैसे हैं। तो b/2 यानी ये X एक्सिस को हम कंसीडर करेंगे, तो b/2 लेंथ हो गई। तो ये इस एक्सिस के राउंड एक रॉड जिसकी लेंथ b है,
इस तरह से कंसीडर किया जाता है तो एम बी बाई बी स्क्वायर बाई 12 आता है। तो इसी प्रकार हम इसके यहाँ से पास होने वाली अक्ष कोई ले लें तो आई वाई के ये समांतर हो गया वाई अक्ष के, और फिर एल स्क्वायर बाई ये ऐड करना पड़ेगा जैसे पिछले केस में किया था, तो उसी तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर अपान 3 आएगा जैसा कि रॉड का प्राप्त हुआ था, थिन रॉड का। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं, सर्कुलर डिस्क यानी वृत्ताकार चकती। तो सर्कुलर डिस्क रेक्टेंगुलर डिस्क में क्या अंतर हो गया, ये रेक्टेंगुलर डिस्क हमारी रेक्टेंगल के फॉर्म में थी, ये सर्कल के फॉर्म में है। तो सर्कुलर डिस्क वृत्ताकार चकती और इसमें पूरा ये मास हर जगह है, तो कहीं से ये खोखला नहीं है। तो इस तरह की हम सर्कुलर डिस्क यानी वृत्ताकार चकती कंसीडर करेंगे, और इसमें भी दो एक्सिस हम लेंगे आई एक्स एंड आई वाई। ये दोनों एक्सिस हमने एक्स और वाई एक्सिस ले ली और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई हैं। तो इन दोनों एक्सिस एक्स वाई जेड हमारी तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। एक्स वाई एक्सिस इस सर्कुलर डिस्क के प्लेन में स्थित है। तो आई एक्स कितना होगा ये देखते हैं। आई एक्स की वैल्यू हम याद करेंगे, अगर रेडियस आर है और मास कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 4, तो ये वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस सर्कुलर डिस्क के डायमीटर से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालें तो एम आर स्क्वायर बाई 4। इसी तरह से आई वाई चूँकि ये यूनिफॉर्मली होती है, एक समान होती है, यहाँ भी एम आर स्क्वायर बाई 4, तो आई वाई हो गया। अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, लंबवत अक्षों के प्रमेय से, ये जो जेड एक्सिस है एक्स और वाई के कटान बिंदु से और इस वृत्ताकार चकती के लंबवत यानी परपेंडिकुलर है, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से ये हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पर लगा पाए, क्योंकि ये समतल पटल है यानी प्लेनर बॉडी है, यह प्लेनर लैमिना है, तो इसलिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा पाए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहें तो एक एक्सिस ए बी ये ले लेंगे जो कि इस वाई एक्सिस के समांतर है, जिसकी दूरी आर है त्रिज्या के बराबर। समांतर अक्षों के प्रमेय से आई ए बी इक्वल टू आई वाई प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो आई ए बी इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वायर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं वाई अक्ष इस जो सर्कुलर डिस्क है इसके सेंटर से पास हो रही है, यानी गुरुत्व केंद्र से या द्रव्यमान केंद्र से, इसलिए हम समांतर अक्षों का प्रमेय लगा पाए हैं यहाँ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिंग, सर्कुलर रिंग या वृत्ताकार वलय। सर्कुलर रिंग कंसीडर करेंगे। रिंग में क्या है, रिंग डिस्क सर्कुलर डिस्क से अलग है, रिंग अंदर से पूरा खोखला है, इसके पेरीमीटर पर केवल मास है, जैसा हम अंगूठी देख सकते हैं या साइकिल का पहिया। तो इसमें क्या है, केवल पेरीमीटर यानी परिधि पर मास होता है, बाकी जगह खोखला होता है अंदर से। तो ये जो सर्कुलर रिंग है वृत्ताकार वलय, इसके केंद्र से हम एक्स एक्सिस खींचेंगे और वाई एक्सिस, और इस रिंग के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है हमारी, तो आई एक्स आई वाई आई जेड ये हम फार्मूला देखेंगे। तो हम ये बता दें कि जो रिंग होती है वृत्ताकार वलय, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक केस में जो डिस्क है सर्कुलर डिस्क उसका डबल होता है। तो सर्कुलर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑलवेज ये डबल होता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है यानी डबल होता है सर्कुलर डिस्क के। आई एक्स रिंग के केस में क्या था, रिंग के केस में हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2 है, जबकि डिस्क के केस में एम आर स्क्वायर बाई 4 था। तो हम डबल कर देंगे एम आर स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से आई वाई एम आर स्क्वायर बाई 2। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लंबवत अक्षों के प्रमेय से, क्योंकि ये प्लेनर बॉडी है समतल पटल, तो हम आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास होने वाली अक्ष और रिंग की प्लेन के लंबवत जो भी अक्ष होगी जेड एक्सिस, उसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, जबकि सर्कुलर डिस्क का इसी एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये डबल का फर्क हमेशा रहेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम समांतर अक्षों के प्रमेय, तो हम एक एक्सिस ए बी ले लें जो कि पेरीमीटर से पास हो रही है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो डिस्टेंस आर हो गई इनके बीच की। आई ए बी इक्वल टू आई वाई प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ वाई सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है वाई एक्सिस,
अदरवाइज हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम या समांतर अक्षों का प्रमेय नहीं लगा सकते। तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसलिए हम इसको लगा पाएंगे आई ए बी इक्वल टू आई वाई प्लस एम आर स्क्वायर या 3/2 एम आर स्क्वायर कैलकुलेशन करने पर मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या ठोस गोला। सॉलिड स्फीयर या ठोस गोला, हम गोला फेंक में जो लोहे का गोला इस्तेमाल करते हैं वो सॉलिड स्फीयर ठोस गोला कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अंदर से भरा हुआ होता है, तो इसको हम ठोस गोला या सॉलिड स्फीयर कहते हैं। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाएगा वो इसके केंद्र से पास होने वाली किसी भी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम ICM लिखेंगे। ICM इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। तो 2/5 mr स्क्वायर किसी भी ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि एक्सिस उस ठोस गोले के केंद्र से पास होनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले अक्ष के परितः सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम समांतर अक्षों के प्रमेय से हम IAB, ये AB एक्सिस है, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। IAB इक्वल टू ICM प्लस MR स्क्वायर। ये डिस्टेंस R है तो MR स्क्वायर हो गया, 2/5 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 7/5 MR स्क्वायर हो गया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है थिन स्फेरिकल सेल, पतला गोलीय कोष। तो स्फेरिकल सेल कंसीडर करेंगे। स्फेरिकल सेल हम प्लास्टिक की बॉल ले सकते हैं जिसके अंदर से पूरी खोखली होती है और ये पेरीमीटर पर बहुत पतली लेयर से बनी होती है। तो जो भी बॉल है उसको हम थिन स्फेरिकल सेल यानी पतला गोली कोष कहेंगे। इसके सेंटर पर हम देखते हैं, सेंटर से पास होने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण यानी पतले गोली कोष के व्यास से पास होने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ICM इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर और स्फेरिकल सेल के लिए 2/3 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है क्योंकि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, और थिन स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर ज़्यादा है क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अंदर से ये खोखला होता है, बाहर से मास से भरा होता है। तो अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम समांतर अक्षों का प्रमेय लगा सकते हैं। ये एक्सिस कंसीडर करेंगे और इसकी डिस्टेंस R है तो mr स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा, 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 5/3 mr स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट कंसीडर करेंगे हालो स्फीयर, खोखला गोला। खोखला गोला का मतलब हम कैनवस की गेंद समझ सकते हैं जो अंदर से थोड़ी सी मोटी होती है लेकिन खोखली होती है। मोटी गेंद लेकिन खोखली है। इसमें दो रेडियाई हो गए, R1 और R2। R1 इनर रेडियाई अंदर की रेडियस और R2 बाहर की रेडियस। तो इसका हम इसके केंद्र से पास होने वाली यानी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ICM इक्वल टू 2/5 m R2 पावर 5 माइनस R1 पावर 5 अपान R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस हालो स्फीयर यानी खोखले गोला का जिसमें दो रेडियस हैं R1 और R2 आउटर रेडियस, R1 इनर रेडियस, और इसके व्यास से पास होने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, ये हमने यहाँ फार्मूला लिखा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम समांतर अक्षों के प्रमेय से ये जो डिस्टेंस है AB और ICM के बीच में, ये डिस्टेंस R2 है तो R2 और जोड़ना पड़ेगा mr2 स्क्वायर। IAB इक्वल टू ICM और mr2 स्क्वायर ये ऐड हो गया तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंगुलर डिस्क विथ आउटर एंड इनर रेडियाई, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो यहाँ पर हम छिद्र युक्त वृत्ताकार चकती देखते हैं जो अंदर से खोखली है लेकिन इसमें दो रेडियस हैं, स्मॉल r रेडियस इसकी इनर रेडियस है और कैपिटल R इसकी आउटर रेडियस है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम इसका फार्मूला देखते हैं, इसके व्यास से पास होने वाली अक्ष के परितः m/4 स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। इसी तरह से IY सेम रहेगा, m/4 r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब हम इस जो हमारा
छिद्रयुक्त वृत्ताकार चकती है यानी एंगुलर डिस्क विथ 2 रेडियाई इनर एंड आउटर। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इससे पास होने वाली अक्ष के परितः और इस एंगुलर डिस्क के परपेंडिकुलर, एंगुलर डिस्क के परपेंडिकुलर जो जेड एक्सिस है इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये प्लेनर लाइमिना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई, और ये दोनों का सम दोनों सेम है तो जस्ट डबल हो जाएगा आई जेड इक्वल टू m/2 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा एंगुलर डिस्क विथ इनर एंड आउटर रेडियाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर फार्मूला गिवन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन। सॉलिड सिलेंडर या ठोस बेलन, तो ये जो सिलेंडर होगा इसमें हम हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं से खोखला नहीं होगा, उस सिलेंडर की बात हम कर रहे हैं। तो इसके सिलेंडर के जो सेंटर है, सेंटर से पास होने वाली अक्ष, इसको जेड एक्सिस ले रहे हैं तो सिलेंडर के लंबवत हो गई। सिलेंडर के लंबवत जेड एक्सिस से पास होने वाली अक्ष के परितः जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इस तरह से देखने में ऊपर से हम देखेंगे तो लगेगा कि ये सर्कुलर डिस्क है, सिलेंडर के बजाय सर्कुलर डिस्क है, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे लिख पाएंगे mr²/2। तो सर्कुलर डिस्क में डिस्क के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से पास होने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण mr²/2 था, तो वही हम लिख दिया हमने। अब ए बी एक्सिस ले लेंगे, ये ए बी एक्सिस है, तो ये इसके जो यहाँ पर सेंटर है इससे r दूरी पर स्थित है, तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² प्लस ये mr²/2 यानी 3/2 mr²। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सिस है सिलेंडर की लंबाई के एकदम मिडिल हिस्से से पास होने वाली l/2 और l/2 से पास होने वाली सिलेंडर की लंबाई के लंबवत जो अक्ष मिलेगी, तो ये एक्सिस हमारी हो गई सिलेंडर की लंबाई के मिडिल में और लंबाई के लंबवत। तो हम इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये सिलेंडर रॉड जैसा दिख रहा है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिख लेंगे ml²/12, ml²/12 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और चूंकि ये रॉड है नहीं सिलेंडर है, इसकी रेडियस है, रॉड बहुत पतली होती है जबकि सिलेंडर पतला नहीं है, तो इसकी रेडियस नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे रेडियस वाला भी पार्ट ऐड करेंगे mr²/4, mr²/4 ये हम रेडियस वाला भी पार्ट इंक्लूड करेंगे, तो इससे क्या हो गया ml²/12 प्लस r²/4, ये पूरा कंबाइंड फार्मूला हो गया। इस एक्सिस के अराउंड जो सर्कुलर मोशन हो रही है उसके अराउंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का ये है। और अगर हम ये एक्सिस ले लें रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर और एकदम यहाँ पर सिलेंडर के किनारे, तो यहाँ पर l/2 यानी ml²/4 ये और ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा ml²/4 ऐड कर देंगे तो ml²/3 प्लस r²/4, ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल डिस्क यानी दीर्घवृत्ताकार चकती। इलिप्टिकल डिस्क, इलिप्स हम जानते हैं इस जिसमें मेजर एक्सिस होती है और माइनर एक्सिस, तो जो मेजर एक्सिस का आधा हो गया दीर्घ अक्ष का आधा, उसको इस ए से लिखते हैं और लघु अक्ष का आधा बी। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। ये जो एक्सिस है ये एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मेजर एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्टेंस लेंगे mb²/4। इसी तरह से माइनर एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्टेंस ली जाएगी a, तो ma²/4। तो ये डिस्क जैसा ही है, सर्कुलर डिस्क जैसा, बस हमें मेजर और माइनर एक्सिस में अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, जबकि सर्कुलर डिस्क में सेम मिलता था। तो यहाँ पर अगर हमने ये एक्सिस ली तो mb²/4 और ये वाली एक्सिस ली तो ma²/4। अब हम तीसरी एक्सिस लेंगे जेड एक्सिस, जो कि इस इलिप्टिकल डिस्क के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा iz = ix प्लस iy, समांतर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यानी लंबवत अक्षों के प्रमेय से iz = m/4 a² प्लस b²। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया इलिप्टिकल डिस्क यानी दीर्घवृत्ताकार चकती के लिए। तो ये सभी फार्मूले हम दिमाग में रखेंगे और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं, या ये फार्मूले डायरेक्टली एग्जाम में लिखने को आ सकते हैं, तो हम इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे
और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो फार्मूला है वो है सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² या हॉलो स्फीयर, ये है हॉलो स्फीयर 2/3 mr², यानी थिन स्फेरिकल सेल के लिए 2/3 mr² और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr²। तो ये मोस्ट कॉमन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिलेंडर का भी उसकी जेड एक्सिस के अराउंड, तो जेड एक्सिस के अराउंड एज ए डिस्क काम करेगा और वो mr²/2 होता है।